नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दौसा में इसका उद्घाटन किया और इस दौरान संबोधन में जमकर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य के बजट की कहानी सबको पता है, कांग्रेस की घोषणाएं जमीन पर लागू नहीं होती हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। कांग्रेस सरकार का हाल छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर गए तो जमकर वहां पर कांग्रेस को निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का अटकाने भटकाने का काम है। तो बजट को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बजट जमीन पर नहीं उतर पाएगा, कांग्रेस का जो काम है वो सबको पता है। तो कई बड़े आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस का अटकाने और भटकाने का काम है। कांग्रेस सरकार का हाल किसी से नहीं छिपा है और प्रदेश को विकास की जरूरत है और इसीलिए प्रदेश में डबल इंजन सरकार की भी जरूरत है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौसा पहुंचे हुए हैं। यहां से उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और जमकर इसकी तारीफ की। अब राजस्थान को अस्थिर सरकार से मुक्ति चाहिए, अनिश्चितता से मुक्ति चाहिए। अब राजस्थान को स्थिर और विकास वाली सरकार चाहिए। तभी राजस्थान में कानून का राज स्थापित हो पाएगा। तभी राजस्थान तेज विकास के रास्ते पर चल पाएगा। आज मैं राजस्थान में डबल इंजन सरकार के लिए उत्साह देख रहा हूं। चारों तरफ वही मुझे नजर आ रहा है। यहां दौसा में भी यह उत्साह साफ साफ दिख रहा है। कांग्रेस की सरकारें सीमा से जुड़े गांवों और शहरों का इसलिए विकास नहीं करती थी क्योंकि वो डरती थी। और ये पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है, वो डरती थी कि हम सीमा पर रास्ते बना देंगे, सड़कें बना देंगे तो दुश्मन उसी पर चलकर के चलाएगा तो क्या होगा। हमारी बनाई सड़कों पर दुश्मन आ जाएगा तो क्या होगा। अरे यार, क्या बात करते हो। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस को क्यों हमेशा हमारे सैनिकों का शौर्य, उनकी बहादुरी को कम करके आंकती रही है। कांग्रेस जिस तरह चीजों को अटकाने, भटकाने और लटकाने की राजनीति करती है, उसमें विकास के कार्य कांग्रेस नेताओं द्वारा अधिकतर पटक ही दिए जाते हैं। ना ये लोग खुद काम करते हैं और न ही काम करने देते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति हर दिन खराब से खराब होती जा रही है। तो वहीं उद्घाटन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जुड़े, जहां पर उन्होंने कहा कि 50 सड़कों को पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का फैसला हो चुका है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। जयपुर रिंग रोड, जोधपुर एलिवेटेड रोड पर भी जल्द काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न रीजनल कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि ईआरसीपी को भी प्रधानमंत्री महत्व दें और इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करें। एक प्रधानमंत्री का 15 दिन के अंदर किसी राज्य में दूसरी बार आना बहुत मायने रखता है, इसीलिए राजस्थान आपसे बहुत उम्मीदें करता है। सुनिए। ऑलरेडी आपने इन प्रिंसिपल राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का निर्णय किया, अभी तक उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं निकला। एक तो मेरी ये बात थी। दूसरा मैं निवेदन करूंगा, 55 रिफाइनरी प्रधानमंत्री आप पधारे थे 4 साल पहले, वहां से जोधपुर को अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे निकल रही ऑलरेडी 55 से, उसे जोड़ने का बड़ा इंपॉर्टेंट मसला ये भी है। और एक जयपुर रिंग रोड का काम पहले भी किया है आपके विभाग ने,
जोधपुर एलिवेटेड रोड का आपने, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़ा निर्णय किया। उसका डीपीआर बन चुकी है, काम आगे बढ़ने की बात है। लाल रोड, पचपदरा रोड और हनुमानगढ़ साधु वाली रोड की डीपीआर भी NHAI तैयार कर रहा है। पर ARCP का मामला जो है, मैं उम्मीद करता हूँ आप बता रहे हैं तो अवश्य आप उस पर कुछ अपनी बात कहेंगे। ये हमारे इश्यू बना हुआ है, क्योंकि आपने पिछले चुनाव के वक्त में जयपुर में, अजमेर में जिक्र किया था कि पॉजिटिव रूप में आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का प्रयास करेंगे। मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि 16 परियोजना चल रही देश के अंदर, एक परियोजना अगर आप करते हैं तो आपके बड़ा आभारी रहेंगे राजस्थानवासी। और 13 जिले जहाँ बैठे हुए दोसा के अंदर, वो जिला भी उसी में आता है, 13 जिले में आता है। जयपुर भी आएगा, अलवर भी आता है, अजमेर भी आते हैं, करौली, धौलपुर, भरतपुर, सब इंपॉर्टेंट जिले, टोंक। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ARCP को आप बड़ा महत्व देंगे और प्रायोरिटी पे आप निर्णय करेंगे तो समयबद्ध काम पूरा होगा। तो वहीं कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले को लेकर हाईकोर्ट में कल फिर से सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे मामले को लेकर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हाईकोर्ट में कल फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें कि राजेंद्र राठौड़ ने इसे लेकर याचिका लगाई है और कल हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने वाला है। 25 सितंबर को कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दिया था और इसी से जुड़ा मामला लगातार बीजेपी से लेकर कांग्रेस को घेरती चली जा रही है और इसी को लेकर कल एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई की जानी है। राठौड़ ने संवैधानिक मूल्यों के हनन के आरोप लगाए हैं। विधानसभा की तरफ से इस मामले में जवाब पेश किया गया है। जवाब में बताया गया कि विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे, महाधिवक्ता कर रहे हैं मामले की पैरवी। राकेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, इस्तीफे का जो मामला है, कल इसमें एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा हुआ था और उसके बाद पहली बार विधानसभा से ये इस बात के तथ्य सामने आए थे कि 81 विधायकों ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा जो पेश किया था 6 विधायकों ने पेश किया था, यानी 81 विधायकों में से 6 विधायकों ने खुद अपने इस्तीफे भी पेश किए थे। तो जो विधानसभा की तरफ से जवाब में ये बताया गया था कि ये इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने चूंकि जब पहले एक टिप्पणी की थी कि कोई भी जो संवैधानिक संस्था का जो उच्चाधिकारी है, पदाधिकारी है, वो कितने दिन तक इस्तीफों को रख सकता है, इसकी नियमावली भी जो है मांगी गई थी और संपूर्ण जवाब जो बिंदुवार जवाब मांगा गया था। तो विधानसभा की ओर से इस बारे में जवाब पेश नहीं किया गया था। तो संभवतः कल इस बारे में जो जवाब पेश किया जाएगा विधानसभा की ओर से। दूसरा, जो कुछ क्वेश्चंस याचिकाकर्ता की तरफ से लगाए गए थे, उनके संबंध में भी कुछ और जवाब पेश किए जाएंगे। निश्चित तौर पर ये तथ्य पहली बार सामने आए हैं कि 81 विधायकों ने इस्तीफे सौंपे थे। इस्तीफों की कॉपी भी अभी तक हाईकोर्ट में नहीं पहुंची है, तो स्वैच्छिक थे या नहीं, क्योंकि उनको जब वापस लिया गया है उसकी तिथि जो बताई गई है वो 29 दिसंबर से और 10-11 जनवरी तक वो वापस लिए गए हैं। तो अब हाईकोर्ट ये देखेगा कि जो इस्तीफे इन्होंने पेश किए गए थे, इस्तीफे में क्या लिखा था और जिन 6 विधायकों ने इस्तीफे पेश किए थे खुद के थे या वो भी किसी और के माध्यम से पेश करवाए गए थे। तो इन तमाम पहलुओं पर कल हाईकोर्ट ये तथ्य हाईकोर्ट के सामने आएंगे और हाईकोर्ट इन तथ्यों के आने के बाद सुनवाई इन पर करेगा। बिल्कुल राकेश, क्योंकि अब ये मामला कहीं और जाते हुए नजर आ रहा है। जब विधानसभा की ओर से जवाब पेश किया गया और कहा गया कि जो विधायक हैं उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफे नहीं सौंपे हैं, ये स्वैच्छिक इस्तीफा नहीं था, इसे लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर ये स्वैच्छिक इस्तीफा नहीं था तो आखिर किसके प्रेशर में आकर इस्तीफा दिया गया है? जिस तरीके से जो विधानसभा ने लिख करके दिया है उसमें ये कहा था कि 6 विधायकों ने इस्तीफे पेश किए हैं 81 के। तो यानी जिन 6 विधायकों ने 81 विधायकों के पेश किए हैं, उन्होंने तो अपने राजेंद्र राठौड़ से और उनके वकील से हमारी बात की है। उनका कहना है कि 6 विधायकों ने तो अपने इस्तीफे खुद पेश किए हैं, तो वो स्वैच्छिक क्यों नहीं है, उनको विधानसभा ने स्वैच्छिक क्यों नहीं माना। तो इस मामले को लेकर कल जो वकील हैं राजेंद्र राठौड़ के, और राजेंद्र राठौड़ खुद वो भी सवाल लगाएंगे क्योंकि अभी जवाब मांगा है। बिल्कुल राकेश, तो अब इसे लेकर कल हाईकोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है और देखने वाली बात होगी कल क्या कुछ होता है इस पूरे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर नाबालिग के साथ
रेप हुआ है। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। 7 दिनों तक बंधक बनाकर नाबालिग के साथ लगातार दुष्कर्म होता रहा। पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर लिया है और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, एक बेहद गंभीर मामला, कई दिनों तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता रहा, अभी उसकी क्या स्थिति है और पुलिस की जांच कहां तक पहुंच पाई है? देखिए, पुलिस ने नाबालिग बालिका जो है 17 वर्ष की बालिका को दस्तयाब कर लिया है और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर दिया है। बालिका की फिलहाल काउंसलिंग हो गई है और 164 के बयान के बाद बालिका का पुनर्वास है वो करवाया जाना है। पिता ने गुमशुदगी और अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए हालांकि अंता इलाके से बालिका को दस्तयाब कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये बालिका के पास कोई परिचित युवक आया था और वो जबरदस्ती उनके साथ वो उनको बाइक पे बिठाकर ले गया और अंता इलाके में 7 दिन तक बंधक बनाकर न केवल दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया बल्कि उनको जान से मारने की धमकी तक दी। और जैसे पुलिस ने बालिका को दस्तयाब करने के बाद अब आगे कार्रवाई जो है जारी है और नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बेहद ही गंभीर मामला है। एक बालिका के साथ 7 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला फिर से सामने आया। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, गंभीर मामला है, जल्द से जल्द इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की भी जरूरत है कि आरोपी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कोटा से मिल रहे इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई है। आग लगने से हड़कंप मचा और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है और फिलहाल ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, आग पर काबू पा लिया गया है। जवाहर नगर इलाके की ये घटना है जहां पर एक गर्ल्स कॉलेज के अंदर बताया जा रहा है कि आग लग गई। गर्ल्स हॉस्टल ये बताया जा रहा है जहां पर आग लगने की सूचना मिली और सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन जैसे ही ये आग लगी पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया। जो छात्राएं थी वो इधर उधर भागती हुई नजर आई, लेकिन बड़ी राहत की बात है कि इस आग में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। अब ये आग कैसे लगी ये जांच का विषय है, जांच के बाद इसका खुलासा होगा। जवाहर नगर इलाके की ये घटना आपको बता रहे हैं जहां पर किन्हीं कारणों के चलते एक गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई। और रुक कर लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का। टोंक से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ट्रक ऑपरेटर्स का धरना 5वें दिन भी लगातार जारी है। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे मोटुका नाके पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। ओवरलोड बजरी भरने का विरोध किया जा रहा है। जिला पुलिस और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ट्रक ऑपरेटर्स बजरी के दाम कम करने की भी मांग कर रहे हैं। तो ओवरलोड बजरी भरने को लेकर यह विरोध किया जा रहा है। आज 5वां दिन है। 5 दिनों से लगातार जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो धरने पर बैठे हुए और इसके साथ ही कई बड़े और संगीन आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जिला पुलिस और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ट्रक ऑपरेटर्स की मांग है कि बजरी के दाम कम किए जाए। और झुंझुनू से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर डंपर ने मजदूर को कुचल डाला है। हादसे में मजदूर की मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। खेतड़ी के संजय नगर में यह हादसा हुआ। तो झुंझुनू से ये बड़ी और दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक डंपर ने मजदूर को कुचल डाला। इस हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है और उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। और डूंगरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर दशहरा मैदान पर कल से अमृता हाट मेला शुरू होगा। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। महिला गृह उद्योग से बने उत्पादों की बिक्री की जाएगी और इसके लिए अलग अलग स्टॉल्स लगेंगे। विभाग की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाना है और जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। 17 फरवरी को मेले का समापन होगा। तो पर्यटन के लिहाज से इसे बेहद खास माना जाता है। बड़ी संख्या में पर्यटक रुक करते हैं। डूंगरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कल से अमृता हाट मेले की शुरुआत की जानी है। अलग अलग तरीके के स्टॉल्स लगाए जाएंगे जिसके चलते लोगों को रोजगार भी मिलेंगे।
और बूंदी से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दो बाइकों के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। जिला चिकित्सालय बाईपास रोड टनल पर यह हादसा हुआ है। तो रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बूंदी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 बाइकों के बीच आपस में भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। जिला चिकित्सालय बाईपास रोड पर यह घटना हुई है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। और झुंझुनू से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने में सफलता हासिल हुई है। पैंथर के पिछले पैर में चोट लगी हुई है। पैंथर को खेतड़ी रेंज कार्यालय में बने रेस्क्यू सेंटर में रखा जाएगा। उपचार के बाद पैंथर की हालत देखकर उसे शिफ्ट किया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों में खासा दहशत इस पैंथर की वजह से था और अब फिलहाल इस पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पैंथर का जो पैर है वो चोटिल है, इसे लेकर उसका उपचार किया जाएगा। सबसे पहले उसे ठीक करने के बाद उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो तकरीबन 2 घंटे से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। लगातार कोशिशें की जा रही थी टीम की ओर से कि जल्द से जल्द पैंथर को पकड़ा जा सके और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को पकड़ लिया गया है। ट्रैंकुलाइज करते हुए उसे बेहोश करके अब उसका उपचार किया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि पैंथर का जो पैर है वो चोटिल है। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो टीम है इस वक्त वहां पर मौजूद है। पैंथर बेहोश पड़ा हुआ है, उसे ट्रैंकुलाइज किया गया है और अब उसका इलाज किया जाएगा। इलाज के बाद जैसे ही पैंथर ठीक हो जाएगा उसे दूसरे जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। और रुक करेंगे अगली खबर का। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रदेश के सभी निजी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजनाओं सहित तमाम सरकारी योजनाओं का बहिष्कार कर दिया है। एक दिन पहले ही इमरजेंसी सेवाओं का भी 24 घंटे के लिए बहिष्कार किया गया था और इसी मुद्दे को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के तत्वाधान में गठित स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पदाधिकारी डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कमेटी से जुड़े पदाधिकारी डॉक्टर्स ने कहा है कि राइट टू हेल्थ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक निजी अस्पतालों में सभी सरकारी चिकित्सा योजनाओं का बहिष्कार किया जाएगा। वहाँ पे बुलाए गए हमारे जो चिकित्सक प्रतिनिधि वहाँ गए, उन्होंने पुरजोर ढंग से आरटीएच बिल में जो खामियां विसंगतियां और उसका विरोध किया और अपनी बात रखने की कोशिश की, जो भी काफी हद तक अनसुनी की गई। उन्होंने जो भी अपनी तरफ से प्रयत्न था, चिकित्सक जो मौजूद थे उन्होंने किया। उसके बावजूद भी ऐसा लगा नहीं कि सरकार की कोई मंशा है कि राइट टू हेल्थ बिल को बैक की ओर जाने की कोशिश करे। और रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस का मिशन 2023, इसे लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति लगातार जारी है। 66 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अनुमोदन के बाद ये नियुक्तियां हुई हैं। तो लंबे समय से इन नियुक्तियों की मांग की जा रही थी और अब चुनावी साल है और ऐसे में कांग्रेस में सक्रियता तेज हो गई है। लगातार कांग्रेस में नियुक्तियों का दौर भी जारी है। सचिन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, क्या पैमाने हैं और पूरी जानकारी इस खबर को लेकर। 2200 मंडल अध्यक्ष नियुक्त करने हैं अभी पीसीसी को तकरीबन, और अब लगातार मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां होती जा रही है। जैसे जैसे ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्षों की रिकमेंडेशन जो हो रही है, ब्लॉक अध्यक्ष जो नाम दे रहे हैं वो पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके अनुमोदन के बाद में ये लगातार जारी होती जा रही है। और अब धीरे धीरे संगठन को मजबूत करने का काम जो है वो हम कह सकते हैं कि पीसीसी कर रही है लगातार। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बजट भी हो गया है, बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनको अगर लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक उन घोषणाओं के बारे में बताना है और उसका लाभ अगर लेना है आने वाले चुनाव में, तो कार्यकर्ता होना बहुत जरूरी है। ऐसे में अब मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां हो रही है। तकरीबन 2200 मंडल अध्यक्ष नियुक्त होने हैं। अभी आधे मंडल अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो अभी काफी लिस्टें आएंगी और पहली बार मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं प्रदेश कांग्रेस में। पहले ब्लॉक होते थे, ब्लॉक के बाद में वार्ड अध्यक्ष होते थे।
लेकिन अब ब्लॉक और वार्ड के बीच में एक नई कड़ी डाल दी गई है। बीजेपी के जिस तरह से मंडल बनाती थी बीजेपी, पन्ना प्रमुख बनाती थी, उसी तर्ज पर ये मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां कांग्रेस ने पहली बार की है और आज 66 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। कई विधानसभा क्षेत्रों को इसमें कवर किया गया है और अब धीरे धीरे कांग्रेस अपने संगठन को जो है मजबूत करने का काम कर रही है। बिल्कुल सचिन, संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है क्योंकि चुनावी साल है, लेकिन जो प्रक्रियाएं हैं वो काफी धीरे हैं सचिन, और क्योंकि इस बार जो नियुक्तियां की जा रही हैं खास तौर पर युवाओं पर फोकस है, मंडल अध्यक्षों में भी ऐसा देखने को मिल रहा है क्या? देखिए, ये मिला जुला है, युवा भी हैं, अनुभवी लोग भी मंडल अध्यक्ष में हैं और जो उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जा रही है जो कि लगातार लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस को देखिए मंडल अध्यक्ष बनाने से एक फायदा ये हुआ है कि वो ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को एडजस्ट कर पाने में कामयाब हो रही है, क्योंकि पहले जब मंडल अध्यक्ष नहीं थे तो 2200 लोग ऐसे थे जिनको एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता था। मंडल अध्यक्ष बनने से 2200 कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने का मौका पीसीसी को मिल गया है, क्योंकि मंडल अध्यक्ष बनाए जाते हैं, फिर मंडल अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे, तो ऐसे करके तकरीबन राजस्थान की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा पदाधिकारी वो है पीसीसी बना रही। तो 1 लाख अगर कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा तो इसका फायदा जो है वो आने वाले चुनाव में बिल्कुल सचिन, क्योंकि अब जब मौका मिल रहा है कार्यकर्ताओं को, निश्चित तौर पर पार्टी को भी इसका खूब फायदा पहुंचने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जालौर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर लेटा फाटक पर एक बड़ा हादसा हो गया है। निर्माणाधीन ओवरब्रिज का पिलर गिरने से कुल 4 लोग घायल हो गए हैं। एक घायल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ओवरब्रिज पर निर्माण कार्य जारी था। जालौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर लेटा फाटक पर ये बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन ओवरब्रिज का पिलर गिरने से 4 लोग घायल हुए हैं और इनमें से एक की हालत गंभीर है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है, क्योंकि अभी ये ब्रिज बना भी नहीं था। निर्माणाधीन ये ओवरब्रिज बताया जा रहा है जो गिर चुका है। एक पिलर बताया जा रहा है कि इसका गिरा हुआ है और इसके गिरने से कुल 4 लोग इसमें दब गए और इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। एक की स्थिति गंभीर है। रेलवे फाटक के ऊपर से ये ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा था। अभी निर्माण कार्य जारी ही था और उसी दौरान बताया जा रहा है कि एक जो उसका बिंब था वो नीचे आ गिरा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।